हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई शाला पर। मैं एडवोकेट मोहित यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर मूल विधि की इस बेहतरीन सीरीज के साथ, जिसको हमने नाम दिया है नियमों से चयन तक। तो आज का हमारा अधिनियम है मेरे भाई, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इन 1986। हिंदी में कहें तो स्त्री अशिष्ट निरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखो, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है पढ़ाईशाला पे, जिसमें मैंने इसमें बताया है कि ये अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी शॉर्ट में दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और उसको देखिए। देखो, कई बार होता है कि एग्जाम में सवाल डीप ना आके सिर्फ फैक्ट फैक्ट पूछ लेता है कि ये अधिनियम कब लागू हुआ या फिर कब पारित हुआ, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, सीधे सवाल यहीं से बन जाते हैं। तो अगर आप एक बार को ये लॉन्ग वीडियो ना भी देखेंगे, अगर आपने शॉर्ट वीडियो पहले से देख रखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग नहीं देखनी है, लॉन्ग देखनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो बच्चों के पास टाइम नहीं है तो लॉन्ग नहीं देख पाए या फिर थोड़ी बहुत देखी। तो अगर आप उस शॉर्ट को देख लेंगे तो आपको इस जो ये वाला जो अधिनियम है, इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको हो जाएगी आराम से। ठीक है, बाकी पढ़ना तो सब कुछ है ही, सवाल तो कहीं से ही बन सकता है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, हम आपको छोड़ने देंगे। ठीक है, हम बैठे हैं आपको कराने के लिए, तो सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएंगी। पढ़ाईशाला प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है आपके लिए। तो चलिए, आज का हमारा अधिनियम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। देखो, अशिष्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं भाई। अगर आप जो ये चार पांच शब्द लिखे हैं, अगर ये शब्दावली आपने समझ ली तो आप ये समझ लीजिए पूरा अधिनियम आपके मतलब मतलब पूरा अधिनियम आपसे परिचित हो गया, आप पूरे अधिनियम को जान गए। ठीक है, देखो जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा शिष्टाचार। ठीक है, तो शिष्टाचार में जो मूल शब्द है वो है शिष्ट, और शिष्ट का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के आगे अगर हम आ लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है नेगेटिव सेंस आ जाता है, यानी कि उसका शब्द बदल जाता है। ठीक है, मतलब उसका, सॉरी, शब्द नहीं बदलता, उसका अर्थ बदल जाता है और उसका मीनिंग जो है अपोजिट हो जाता है। तो अगर शिष्ट माने अच्छा है तो अशिष्ट माने होता है बुरा। ठीक है, या बेकार, या आप कह सकते हैं भद्दा। बहुत सारे मतलब अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग अर्थ हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो देखो, स्त्री का मतलब स्त्री, अशिष्ट का मतलब यानी कि उसका बेकार भद्दा, और रूपण का मतलब रूप, यानी कि उसके रूप को भद्दा किया जाना या फिर भद्दा पेश किया जाना। तो उस पे क्या है, प्रतिषेध है, यानी उस पे पाबंदी है। तो उसी के लिए अधिनियम बनाया गया है 1986 में। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि स्त्री का जो रूपण होता है उसको कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से जो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें उन पे बैन लगाया गया है, और कौन सी धारा में क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो, अब मेरे भाई चलते हैं आगे की तरफ। देखो, इस अधिनियम की धारा एक हमें बताती है, धारा एक हमें बताती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा। ठीक है, संक्षिप्त नाम इसका, इसका विस्तार, और ये इसका प्रारंभ। हर अधिनियम की धारा एक हमें ये बताती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, और इसका प्रारंभ कब हुआ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मैंने अभी आपको बताया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। हिंदी में बात करें तो स्त्री अशिष्ट निरूपण अधिनियम 1986, प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, और ये इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है पूरे भारत में है, यानी कि भारत का कोई भी कोना इससे बचा हुआ नहीं है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। 10 सेक्शन है टोटल। ठीक है, पारित कब हुआ, 23 दिसंबर 1986 को ये पारित हो जाता है, और लगभग एक साल के आसपास 2 अक्टूबर 1987 को गांधी जयंती वाले दिन इसको पूरे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए आपको। अब चलते हैं धारा 2 की तरफ। देखो, ये अधिनियम क्या है, ये जो महिलाओं की या फिर स्त्रियों की जो रूप की या फिर उनके चित्र की जो परिभाषा है, ठीक है, उसको बताता है कि यानी कि हम स्त्रियों का कौन सा ऐसा चित्र है या फिर कौन सा उनका ऐसा रूप है जिनको हम सार्वजनिक रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी अधिनियम की धारा 2(1) हमें बताती है, 2A विज्ञापन की परिभाषा, यानी कि विज्ञापन में क्या क्या शामिल होगा। देखो, विज्ञापन को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टीजमेंट।
में शामिल है कोई भी दृश्य रूपण यानी कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो इन माध्यमों से किया गया हो। अब माध्यम कौन कौन से हैं, ठीक है, अगर कोई मतलब किसी नोटिस के माध्यम से अगर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, सर्कुलर के माध्यम से, ठीक है, किसी मतलब लेबल पे या फिर किसी रैपर पे, ठीक है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से, ठीक है, किसी लाइट के द्वारा। आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लाइट के माध्यम से भी काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। साउंड के माध्यम से, ठीक है, स्मोक या गैस के माध्यम से, ठीक है। अगर कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है इन माध्यमों से, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो विज्ञापन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ऐसा क्या मान लिया जाएगा, विज्ञापन मान लिया जाएगा। यानी कि कोई भी दृश्य विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो इन माध्यमों से किया गया है वो किस में आ जाएगा, वो विज्ञापन में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं धारा 2C की तरफ। देखो, स्तरीय अशिष्ट निरूपण क्या है, ठीक है, यानी कि जिस अधिनियम को हम पढ़ रहे हैं, स्तरीय अशिष्ट निरूपण अधिनियम, तो वो है क्या वास्तविकता में। देखो, जो किसी स्त्री की आकृति यानी कि उसकी जो शेप है स्त्री की, यानी कि उसके शरीर की बनावट कह सकते हैं आप, उसके रूप की, ठीक है, या शरीर के किसी अंग को इस तरीके से दिखाना, ठीक है, या फिर उससे किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरीके से दिखाना कि वह अश्लील हो, यानी कि वो देखने लायक ना हो, भद्दा लगे यानी कि बहुत ही गंदा लगे, स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, यानी कि वो ऐसा चित्रण या फिर उसका ऐसा रूपण जो समाज मतलब समाज में स्वीकार्य ना हो, ठीक है, जिससे लोक नैतिकता और आचार विकृत भ्रष्ट हो या क्षति हो। या फिर जैसे मान लो कोई भी ऐसा चित्र दिखाया जाना जिससे मतलब लोगों की जो कामोत्तेजना है वो बढ़ जाए, है, या फिर स्त्रियों को मतलब इस तरह की दिखा दिया जाए कि जो सार्वजनिक रूप से मतलब सही नहीं है, या फिर उनका निरादर, मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं, आप समझ सकते हो हैं किस तरह से मतलब चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन जिसमें महिलाओं को गलत तरीके से अगर दिखाया गया है, महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अशिष्ट रूपण कहलाएगा, स्तरीय अशिष्ट रूपण, ठीक है। अब आते हैं धारा 2D की तरफ। देखो, लेबल क्या है। अब उसमें लेबल को क्योंकि आगे ये टर्म्स यूज होंगी, ठीक है, धारा 2 जो होती है किसी भी अधिनियम की, वो डेफिनेशंस के बारे में बताती है कि आगे जो जो टर्म यूज होती है उनका मतलब होगा क्या, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, अब लेबल क्या है, किसी वस्तु पर चिपकाई या दिखाई गई कोई भी सामग्री, ठीक है, किसी वस्तु पर चिपकाई या दिखाई गई कोई भी सामग्री जो उस पर लिखी हो, ठीक है, उस पर स्टाम्प हो, ठीक है, उस पर पेंट हो किसी वस्तु पे, या फिर उस पर मार्क हो, या फिर चिन्हित हो, या फिर उस पर प्रिंटेड हो, ठीक है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको लेबल मान लिया जाएगा। ये तीनों धाराएं आपको क्लियर हो गई कि स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है, ठीक है, विज्ञापन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है और लेबल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। तो ये धाराएं मैं समझता हूँ आप क्लियर, मतलब आपको क्लियर हो गई होंगी, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं जो मेन धाराएं हैं वो। अब देखो, इस अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है, इस अधिनियम की धारा 3 बताती है विज्ञापन। जो विज्ञापन धारा 2A में डिफाइन किया गया है, यानी कि कोई भी विज्ञापन, ठीक है, जो स्त्री का अशिष्ट रूपण करेगा, ठीक है, करने वाले विज्ञापन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यानी कि ऐसे कोई भी विज्ञापन जो स्त्री का अशिष्ट रूपण करते हैं, उनको दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे विज्ञापन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, ठीक है। ना कोई करेगा और ना कोई करवाएगा और ना दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो भी अपराधी है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करवाता है तो भी अपराधी है, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा किसी व्यक्ति को दिखाता है तो भी अपराधी है, ठीक है। तो तीनों श्रेणी में अपराध बनते हैं। अब आते हैं इस अधिनियम की धारा 4 की तरफ। देखो, प्रकाशन और डाक, यानी कि स्त्री का जो रूप है, अशिष्ट रूप है, अगर उस किसी पुस्तक में ऐसा अगर लिखा है या फिर छपा गया है, किसी पत्रिका में या फिर किसी मैगजीन में ऐसा है, या फिर कोई और सामग्री, ठीक है, उसके उत्पादन पर यानी कि उसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी जाएगी, उसके यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर और उस पे संचार पर, ठीक है, क्या होगा, पूर्णतः उस पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि उस पे बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कार्य जो है वो सामाजिक रूप से सही नहीं है, इससे स्त्रियों की लज्जा भंग हो जाती है, ठीक है, और महिलाओं को हीन भावनाओं से समाज में देखा जाता है। अब देखो, धारा 4 को और विस्तारित रूप से मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो निषिद्ध की गई हैं। कोई भी ऐसी सामग्री जिससे स्त्री का अशिष्ट रूपण हुआ हो, उसे
उत्पादित करना यानी कि उसको बनाना, उसको बेचना, ठीक है, उसको किराए पर देना, उसको बांटना, उसको परिचालित करना यानी कि सर्कुलेट करना, और उसको डाक से भेजना यानी कि उसको पोस्ट से भेजना। तो ये भी क्या है, इन सब पर पूर्णतः क्या है, पाबंदी है, पूर्णतः पाबंदी, ठीक है, या फिर मनाही, या फिर आप कह सकते हो प्रतिषेध है इस पे, प्रतिषेध, सॉरी, ठीक है, समझ गए आप, प्रतिषेध। अब चलते हैं धारा, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद हम देख लेते हैं। देखो कई बार होता है, देखो जैसे लोक कल्याण कार्य के लिए अगर ऐसे विज्ञापनों का या फिर ऐसे चित्रों का यूज होता है तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, या फिर वो इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माने। जैसे विज्ञान, जैसे साइंस में आप जानते हो हम सारे बायो पढ़ते हैं, तो उसमें मेल का और फीमेल का एकदम पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, हर एक बॉडी पार्ट्स को बताया जाता है, ठीक है। तो मतलब इसको उससे छूट है, ये अपराध के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कला, ठीक है, जैसे मान लो टेम्पल्स हैं काफी सारे, जैसे आप खजुराहो टेम्पल ही ले लीजिए, ठीक है, तो उस पे कितनी सारी आकृति ऐसी हैं जो मतलब महिलाओं के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें उससे अलग रखी गई हैं। धार्मिक प्रयोजनों के लिए मंदिर में या मूर्तियों पर, ठीक है, या फिर मूर्तियां कुछ ऐसी हैं जो मतलब ऐसी उपासनाएं करती हैं, जैसे कलिंग टेम्पल आप ले लीजिए, ठीक है, तो वो उसके बारे में शायद आपको पता हो। तो कलिंग टेम्पल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इसको रिसर्च करिए, ठीक है। तो उसमें जब माता सती हुई थी तो उनका जो मतलब उसकी पूजा होती है, आप जाके इसको देखना कि किसकी पूजा होती है वहाँ पे। तो जो धार्मिक चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, उन पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, वो इसमें अपवाद की श्रेणी में आते हैं। और कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, जो पुरातत्व जो अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो भी इससे दूर हैं। अब आते हैं धारा 6, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। देखो अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा अपराध करता है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है और 2,000 रुपये जुर्माना, ठीक है, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति अगर दूसरी बार ऐसा अपराध करता है या फिर बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसको मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम उसको 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए, 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उससे वसूला जा सकता है। अब आते हैं धारा 7, यानी कि कंपनियों के द्वारा अपराध है। देखो कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर स्त्री का अशिष्ट रूपण करती है, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, अशिष्ट रूपण करती है, तो जितने भी लोग उस समय कार्यरत होंगे सबके सब अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से। यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है, अपराध करते समय जो जो वहां उपस्थित थे, प्रभारी थे, वे सभी बराबर के दोषी माने जाएंगे, यानी कि जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे वो सब बराबर के दोषी समझे जाएंगे, ठीक है। और धारा 6 के अंतर्गत क्या होंगे, दंडित होंगे। अब आते हैं धारा 8, यानी कि इसका जो नेचर है अपराध का वो कैसा है। देखो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार। तो ये ऐसा है कि अगर इसकी कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस आपको बिना वारंट के या मुझे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बेलेबल है, यानी कि जमानत उसको मिल जाती है, जमानत मिल जाती है जल्दी, ठीक है। अब देखो प्रक्रिया और शक्तियां, यानी कि इसका संरक्षण कौन है। देखो सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही पर केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस दायर नहीं होगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मतलब सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए केंद्र राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। और धारा 10 ये कहती है कि जो नियम बनाने की शक्ति है, जो मतलब रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि इस पे जो नियम कौन बना सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये एक्ट आपका समाप्त हुआ। देखो हमने कितनी जल्दी समाप्त कर लिया इसको, इधर उधर की बातें ना करते हुए जो मेन मेन चीजें हैं मैंने आपको समझा दी हैं। अब सॉरी, अब चलते हैं मतलब आगे की तरफ। अ, ये कुछ इसमें मतलब ये एज अ रिवीजन नोट्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। लागू कब हुआ, 2 अक्टूबर 1987 को। प्रतिषेध धारा 3 के अंतर्गत विज्ञापन में प्रतिषेध है। और धारा 4
प्रकाशन और डाक पर प्रतिषेध लगाता है। अपवाद क्या है इसमें? विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म में इसको छूट मिली हुई है। अगर दंड किसी ने पहली बार कोई अपराध किया है तो 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना। अगर दूसरी बार किया है तो 5 साल तक की सजा प्लस के 1 लाख तक का जुर्माना। प्रकृति कैसी है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जमानती है, अवेलेबल है। नियम की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये एक्ट यहीं समाप्त होता है। ठीक है, ये हमारा पढ़ाईशाला का टेलीग्राम चैनल है, इसकी पीडीएफ मैं यहाँ डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा इंस्टा पेज है। ठीक है, हम काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल जो है वो वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आपको याद कराने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। और ये हमारा व्हाट्सएप हैंडल है, व्हाट्सएप चैनल है, तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। रेगुलरली हम यहाँ बच्चों को अपडेट करते रहते हैं। और हमारा जो चैनल है पढ़ाईशाला, प्लीज़ आप उसको फ़ॉलो कर लीजिए। देखिए पढ़ाईशाला और उसकी टीम है काफ़ी सारी मेहनत कर रही है आप ही के लिए, आपके प्यार के लिए। ठीक है, हम मतलब काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मतलब अगर आप इसका जो मूल एक्ट है, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि आप एक भी शब्द को समझ नहीं पाएँगे। ठीक है, तो उस एक्ट को पढ़ना, उसमें से चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट करना, इसको आसान भाषा में प्रयोग करना, फिर उसको पीडीएफ वगैरह सारी बनाना, बनवाना, ठीक है? तो काफ़ी सारा समय जाता है इसमें, हैं? और काफ़ी सारी मेहनत हम करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए, हैं? ये सारी चीज़ें आपको समझ आएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इससे बड़ी बात पढ़ाईशाला और उसकी टीम के लिए हो ही नहीं सकती। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।